हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एज वेल एज क्लैश, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी को पता है कि एस जयशंकर साहब लंदन के दौरे पे गए थे। वहां पे एक चैथम हाउस है जो कि लंदन बेस्ड थिंक टैंक है। वहां पे पैनल के साथ में वो डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं और वहां पे एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनसे एक सवाल पूछता है और साफ साफ ये कहता है जयशंकर साहब को कि मैं आपको थोड़ा नर्वस करने वाला हूं। जिस तरीके से आपने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसी वजह से आज कश्मीर में इश्यूज हैं। और फिर एस जयशंकर साहब तो एस जयशंकर साहब हैं, वो अपने बोल्ड और ऑनेस्ट रिमार्क्स के लिए और स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब आपने जो चुराया है हमारा कश्मीर, जब आप हमें वो दे देंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बट फिर क्लैश की बात कहां से आई? क्लैश की बात आती है जो हमारे अभी जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने कब रोका कि आप पीओके ले आइए। हमने कभी आपको नहीं रोका है कि पीओके को मत लाइए, आपको जब लाना है आप लाइए। आपके पास में कारगिल के टाइम पे मौका था, आप तब ले आते। अगर आप तब नहीं ला पाए तो आप अभी ले आते। और फिर उसके बाद में वो एक कमेंट ये पास करते हैं कि आपने अभी तक चाइना के खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा, क्लिप्स भी दिखाऊंगा और ब्रीफली हम थोड़ी सी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं कि हमारे एस जयशंकर साहब ने क्या कहा था चैथम हाउस में। Actually, we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. तो उन्होंने ये कहा, जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा तो बोला हमने ऐसे काफी स्टेप्स लिए हैं जिसमें हमने जम्मू कश्मीर को कंसीडर किया है, चाहे से आर्टिकल 370 को रिमूव और स्क्रैप करना हो। अब आप सभी को पता है कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, राइट। और उसी आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था 2019 में। और उस टाइम पे पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आता है जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया जाता है दो टेरिटरीज के अंदर, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दूसरी लद्दाख। अब लद्दाख के पास में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पास में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहां तक आपको समझ में आया। लेकिन ये मैप चेंज कैसे हुआ है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो, राइट। जैसे आप देख सकते हैं 1947 में ऐसा था, फिर बीच में आपको ये डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं और आज जो हमारा स्टेटस है वो ये है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स में मिल पाएगा। लेकिन मैं ब्रीफली कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, मुजफ्फरबाद, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामुल्ला, गंदेरबल, ये सारा जम्मू कश्मीर है। और ये वाला जो रीजन है लेह, कारगिल, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये लद्दाख के अंदर आते हैं। और ये ऑफिशियल हुआ है 2019 में जब हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए। अब इससे पहले की क्या कहानी रही है उसको जानने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ, जिसमें कि आप अफोर्डेबली यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंट बैचेस हैं हर एक लैंग्वेज मीडियम को कैटर करने के लिए। आगाज 2027 के अंदर मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की 6 to 12 की एनसीईआरटीज को कंप्लीट किया है। कल से मेरा जो कोर्स है वो इकोनॉमिक एनसीईआरटी का शुरू होने वाला है फ्रॉम 9 to 12। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट ना फील करें, इसलिए मैं सारी एनसीईआरटीज कवर कराता हूं। एंड आई प्रॉमिस यू उसके बाद में जिस तरीके से मैंने पीपीटीज बनाई है, जैसे नोट्स बनाए हैं, उसके बाद में आपको एनसीईआरटीज को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे ही अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम है वो GS1 में जाता है, तो आप मधुकर कोटावी सर के साथ जुड़ सकते हैं जिन्होंने पर्सनलाइज डिजाइन किया है। लिमिटेड ऑफर है 2999 की। अब एक बार के लिए आप ये मैप देखिए, ठीक है, आपको ये मैप समझ में आ रहा है? अब एक चीज देखिए, जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करता हूं तो अगर एंशियंट टाइम से मैं बात करूं तो इसको काफी सारी डायनेस्टीज ने रूल किया है, बहुत सारे रूलर्स रहे हैं, कई बार मौर्यास, कुशानास, फिर उसके बाद में मुगल्स, अफगान, सिख्स एंड देन डोगरा डायनेस्टी। और अगर मैं सिख से बात करूं तो आपको याद होगा कि महाराजा रणजीत सिंह
जो कि सिख डायनेस्टी के थे, उन्होंने हराया था अफगान रूलर्स को, और उसके बाद में कुछ टाइम तक वो यहाँ पे रूल करते हैं। बट धीरे धीरे ये जो सिख अंपायर है ये वीक होने जाता है, और वहीं के एक जनरल होते हैं जिनका नाम होता है महाराजा गुलाब सिंह, जो कि एक डोगरा वॉरियर होते हैं। वहां से डोगरा डायनेस्टी चालू करती है यहाँ पे रूल, और कहा यह जाता है कि डोगरा डायनेस्टी ने ही जम्मू कश्मीर को एक पूरा का पूरा एक ऐसा शेप जो है वो दिया था। और जब डोगरा डायनेस्टी रूल करती है तो फिर उसके बाद में, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 1846 से 1858 जो आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये सब्सिडरी अलायंस में था ब्रिटिश एम्पायर के साथ में, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। और 1858 के बाद में ये क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ जाता है और इसे प्रिंसली स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। 1857 में आपको पता है कि एक इंडियन आपका रिवॉल्ट हुआ था, फ्रीडम रिवॉल्ट हुआ था, जिसे काफी ऑथर्स और हिस्टोरियंस जो हैं उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और इसी वजह से बाद में इन रियासतों को इंटरनल ऑटोनॉमी देने और ऐसा कोई रिवॉल्ट बाद में ना हो तो ऐसा किया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, राइट। और फिर उसके बाद में ये प्रिंसली स्टेट बनता है। फिर 1858 से 1947 जब तक हम आजाद नहीं हो जाते तब तक ये प्रिंसली स्टेट रहता है। ये आप सभी को पता है और इतना आपको पता होगा। अब देखिए 1947 में जब पार्टीशन होता है तो इंडिया अलग और पाकिस्तान अलग, और उसके बाद में कुछ ऐसी रियासतें होती हैं। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को लाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि रियासतें यानी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, हमारी उस टाइम पे 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके पास में एक ऑप्शन छोड़ा जाता है कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाइए, या आप इंडिया के साथ जुड़ जाइए, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए। तो ऐसी 3 रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये बोलती हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। यहां पे हम जूनागढ़ और हैदराबाद की बात नहीं करेंगे, हम यहां बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। अब होता क्या है कि पाकिस्तान उस टाइम पे एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन करता है जम्मू कश्मीर के साथ में, कि जो अभी पोजीशन है, जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी रहेगी। बट वो उस एग्रीमेंट को भी वायलेट करते हैं और पाकिस्तान के द्वारा कुछ बैक किए हुए ट्राइबल मिलिटेंट्स या फिर इन्वेडर्स इस रीजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब इंडिया इसका पार्ट इसलिए नहीं बन सकता था क्योंकि इंडिया का पार्ट नहीं था उस टाइम पे जम्मू कश्मीर। तो फिर महाराजा हरि सिंह साहब जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ में साइन करते हैं, और फिर इंडिया इन ट्राइबल मिलिटेंट से और इन्वेडर से लड़ता है। और लड़ने के बाद में ऐसा होता है कि ये सिचुएशन यहां तक पहुंच जाती है कि फिर इंडिया जो है अप्रोच करता है यूनाइटेड नेशन को, और फिर यूनाइटेड नेशन एक सीज फायर लाइन एस्टैब्लिश करता है, जिसे आज हम LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख पा रहे होंगे। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ऑफिशियली NJ 9842 तक ही है, राइट। ये चीज समझनी इसलिए जरूरी है कि आर्टिकल में आगे जो बात होगी वो आपको अच्छे से समझ में आए, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं। अब देखिए ये वाला रीजन जो है उसको पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर। हम कुछ नहीं मानते हैं, हम आजाद कश्मीर का ये जो टर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक टर्म है, दैट इज पाकिस्तान ने ये एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है ये इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां तक की आपको बात समझ में आई 1947 तक की। अब होता यह है कि जो महाराजा हरि सिंह जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है 1949 के अंदर। उस आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट चल रही होती हैं। और फिर जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होता है तो ये जो स्पेशल स्टेटस है ये भी इनेक्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स भी निकलते हैं जिसमें आर्टिकल 35A को भी इंक्लूड किया जाता है, जो कि स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है जम्मू कश्मीर को, जिनमें उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, खुद का फ्लैग होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे इंडियन पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, जैसे फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, इन सारी चीजों पे। लेकिन इनके अलावा अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है तो उन्हें जम्मू कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया तो उस लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। ये सारी सिचुएशन चलती रहती हैं। फिर 1962 में क्या होता है, और ये जो एरिया है ये अराउंड 78,000 स्क्वायर किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। और 1962 में उससे पहले ही धीरे धीरे क्या करता है, चाइना इस वाले रीजन में इन्वेड करना शुरू कर देता है। और उसके बाद में जब 1962 में वॉर छिड़ती है तो फिर चाइना जो है इस वाले एरिया को भी कंट्रोल कर लेता है, जो हम अक्साई चीन बोलते हैं। तो चाइना ने इसमें इन्वेड किया और फिर ये जो स्लाइस है, ये लद्दाख का पार्ट है, उसको वो रख लेते हैं अपने पर। और अभी भी हम बोलते हैं कि अक्साई चीन जो है वो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। अब सबसे खास बात कि 1962 के वॉर के बाद में ये जो रीजन कश्मीर का था, जिसमें कि आप अभी शख्सगाम वैली देख पा रहे हो, इसको पाकिस्तान इलीगली चाइना को दे देता है, राइट। ओरिजिनली ये एडमिनिस्टर किया जा रहा था पाकिस्तान के बाद में, बट पाकिस्तान इसको वहां दे देता है। और
अगली अगर मैं बात करूं जहां पे अगला डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तो जम्मू कश्मीर जो है एक तरीके से बहुत ही बड़ा ज्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है। फिर आता है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर को 2/3 तो इंडिया कंट्रोल करता है, लेकिन यहां पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों की मिलिट्री प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। बट NJ 9842 के बाद में कोई ऑफिशियल लाइन ऑफ कंट्रोल है ही नहीं, और यहां से ये क्रिएट होता है ये डिस्प्यूट। तो आपको चीज समझ में आ गई। और ये वाला जो रीजन है अभी प्रेजेंटली आपको पता है कि ये कोई रीजन डिस्प्यूटेड नहीं है। तो अब गिलगित बाल्टिस्तान जो है, पाकिस्तान इसको कश्मीर का पार्ट कंसिडर नहीं करता, बट इंडिया इसको करता है, राइट। फिर उसके बाद में लद्दाख को इंडिया कंसीडर नहीं करता कि ये कश्मीर का पार्ट है, बट पाकिस्तान बोलता है लद्दाख भी कश्मीर का पार्ट है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और आज मैं आपको बताऊं तो अक्साई चीन जो है, ये जो अक्साई चीन है, ये एडमिनिस्टर किया जा रहा है चाइना के द्वारा, लेकिन क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा। सक्सगाम वैली जो है वो अभी एडमिनिस्टर की जा रही है चाइना के द्वारा, क्लेम की जाती है इंडिया के द्वारा। फिर उसके बाद में ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये एडमिनिस्टर किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, क्लेम किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। अब ये भी हमारे लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, लेकिन इसको मैं अभी नॉर्दर्न एरिया बोल रहा हूं। ये जो नॉर्दर्न एरिया है पाकिस्तान के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन क्लेम किया जाता है इंडिया के द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर भी सेम इंडिया के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, क्लेम किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। और ये वाला जो रीजन है, इसमें अभी तक हमें कोई डिस्प्यूट नहीं देखने को मिलता। लेकिन हम हमेशा से कहते हुए आए हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो आपने कर रखा है, आपने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, ये इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। और उसके बाद में ऐसा जयशंकर साहब ने बार बार कहा है कि ये हमारा पार्ट है और हम इसको ले लेंगे। सॉरी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा है। लेकिन जब एस जयशंकर साहब ये कमेंट पास करते हैं तो इस्लामाबाद इन कमेंट्स को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है 77 सालों से, तो आपको वेकेट करना चाहिए, ना कि हमको। और यही चीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के सीएम हैं, वो इस मुद्दे को उठाते हैं कि एक पोर्शन अगर पाकिस्तान के कंट्रोल में है तो आप उसको छुड़ा लीजिए, हमने कब मना किया। लेकिन जो एक रीजन इलीगली चाइना ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है उसको भी छुड़ाइए, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हैं। पहली चीज, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के हिसाब से सवाल पूछा था पीओके के लिए, तो वो रेफरेंस दिया। दूसरा, जब उनसे चाइना के रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है तो वो ये बोलते हैं कि अभी अक्टूबर 2024 से हमारे जो रिश्ते हैं वो पॉजिटिवली आगे मूव कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो आपकी माउंट कैलाश मानसरोवर वाली यात्रा है उसको ओपन किया तिब्बत के अंदर, साथ साथ में, लेकिन वो ये बोलते हैं कि अगर वो हमारी सेंसिटिविटीज को या फिर जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम चाइना के साथ में भी अच्छे रिश्ते नहीं रख सकते। ये दो तरफा एफर्ट डालने होते हैं। अब देखिए उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है। एक हिस्सा पाकिस्तान के पाक में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए, ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि एक हिस्सा जो है वो चाइना के पास में भी है, वो भी मांग लीजिए ना, वो भी ले लीजिए ना, आप सिर्फ पीओके की बात ही क्यों कर रहे हैं। अब ये और चीज कहते हैं कि जिस तरीके से 2019 में बाइफर्केशन हुआ जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरीज पे, तो उस टाइम पे ना तो कारगिल के लोग सहमत थे और ना ही कुछ सेक्शन था लद्दाख का। अब देखिए, मैं ना तो लद्दाख गया हूं, ना मैं जम्मू कश्मीर गया हूं, ना मैं कारगिल में रहता हूं, तो मैं इस पर कमेंट पास नहीं कर सकता वहां के लोग क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट में बताइएगा, जो आप लोग रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है उनके लोग क्या सोचते हैं, और वो भी मेजोरिटी लोग क्या सोचते हैं। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लेकिन और वो एक बार के लिए और अटैक करते हैं, मैं पॉलिटिकल एंगल की बात नहीं करूंगा, कि हमने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कभी हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम चेंज नहीं किया। प्रताप सिंह पार्क आज भी प्रताप सिंह पार्क है, श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल आज भी वही है, श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल आज भी वही है। हमने तो रोड्स के नाम भी चेंज नहीं किए। और जो महाराजा हरि सिंह की या महाराजा गुलाब सिंह की जो उन्होंने एक जम्मू कश्मीर को शेप दी थी, आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। और उसके बाद में कहते हैं कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी के पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसके पीछे उनका क्या तर्क था, क्या रीजन था, वो उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वहां पे डेवलपमेंट हो, वहां पे ग्रोथ हो, वहां पे लोग खुश रहें, वहां पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं हो। और उसी वजह से अभी जब इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया जहां पे बोला कि जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे देश भर में, दैट इज अराउंड 32%, उस चीज को हमें निकालना चाहिए। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग बिजी रहेंगे, लोग कमाएंगे, लोग खुश रहेंगे, लोग फैमिली के साथ में कहीं घूमने जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। और जब लोग
कमाते हैं तो उनका ये सारी चीज़ों से ध्यान हटता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो सेपरेटिस्ट बन जाते हैं, वो या फिर जो इन्वेडर्स हैं, जो ट्राइबल मिलिटेंट्स हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, उनके साथ में कुछ ना कुछ, ऐसी कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब वहां पे एग्रीकल्चर में पहले जम्मू कश्मीर की 70% पॉपुलेशन काम करती थी, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे अब ये जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है एग्रीकल्चर से, वो यूथ जो है वो प्रेफर कर रहा है सर्विस सेक्टर जॉब्स को। अब बात यह है कि अगर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स को एक्सपेंड भी कर दिया जाए तो ये इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। बाकी यहां पे ना तो कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से पूरा रीजन डिस्प्यूटेड है उसकी वजह से आती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा है कि इन रीजन्स में बहुत ज्यादा टेररिस्ट इंसिडेंट जो हैं वो होने लग गए हैं। और ये आप शेयर देख सकते हो कि क्या क्या शेयर है। फिर उसके बाद में जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया है तो काफी इकोनॉमिक शिफ्ट तो देखने को मिला है, बट उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आई है। अरे कैसे आएंगी जब वहां के लोग सिर्फ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे और कोई अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ना आपकी जो हैंडलूम जो सेक्टर है जो अच्छा काम कर सकता है वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा। यूथ जो है वो स्टार्टअप्स नहीं कर रहा है, साथ साथ में वहां पे इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो वहां पे कैपिटल नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा, वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जा रहा। इन सारे रीजन की वजह से हमें देखने को मिलता है। और पास्ट में जो रिपीटेड लॉकडाउन्स आपने देखे हैं, जैसे कि 2014 में फ्लड आया था, फिर उसके बाद में कोविड-19 आया था, फिर जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज हुआ है, अभी काफी टाइम बाद 6 से 7 साल बाद में सरकार आई है, तो ये सारी चीजें इंस्टेबिलिटी के लिए तौर पर ले जाती हैं। और जम्मू कश्मीर जब अनस्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और लिमिटेड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में मैंने बात किया, और यूथ जो है वो ज़्यादा एस्पायर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से, जो कि हाई कंपटीशन और लो सक्सेस रेट्स को लीड करता है। तो हमें करना क्या चाहिए? जम्मू कश्मीर इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है, टूरिज्म को एक्सपेंड करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट कीजिए, आप लोगों को स्किल दीजिए टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे काम कीजिए। अगर आपके लोग एग्रीकल्चर में इतना इन्वॉल्व हैं तो आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे ध्यान दीजिए, जैसे कि हॉर्टिकल्चर को स्ट्रेंथन करना हो, फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देना हो, इन सारी चीजें। और हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स इतना अच्छा है, वहां के लोग इतने निपुण हैं, इतने स्किलफुल हैं, तो आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कीजिए, आप रिवाइव कीजिए जो भी आपकी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, ये आपके हिस्सेदारी बनती है। ये सारे सेक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। और हमें वोकेशनल एजुकेशन देना जरूरी है, यानी कि ऐसी एजुकेशन, ऐसी स्किलिंग जिससे कि वो जॉब पा सकें। और गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वो एनकरेज करे यूथ को कि आप स्टार्टअप्स लेके आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से लोन्स लेने हैं, कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट करनी चाहिए, जिसके बारे में बता चुका हूं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आप डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आपकी क्या राय है, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं या फिर बाकी जो रीजन्स के लोग हैं, आप क्या सोचते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में? जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं इस सारी सिचुएशन के बारे में? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, बिकॉज आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लिया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो कि 9 मार्च यानी कि कल होने वाला है, इसमें आप एनरोल करना मत भूलिएगा। सो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब्बा खैर।